तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच के पद से हटाया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिंदर सिंह को। तो अभी हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह को पद से हटा दिया गया है। अच्छा, आपको बता दूं कि ये अभी मई 2018 में ही पुरुष हॉकी टीम के कोच बने थे। उससे पहले ये महिला हॉकी टीम के कोच थे। अच्छा, तो इस प्रश्न से एक प्रश्न और क्लियर करेंगे कि वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है। तो आंसर होगा हॉलैंड के शॉर्ड मैरिजन। और देखो, अभी नवंबर में ही हमने पढ़ा था कि हॉकी टीम के पूर्व प्लेयर संदीप माइकल का निधन हो गया था। अच्छा देखो, इसके अलावा मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन को कुछ इस तरह से सेट किया है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। जैसे कि ऑप्शन ए क्या है, डब्ल्यू वी रमन। तो अभी दिसंबर में ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे। तो याद रखना, किसके? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे डब्ल्यू वी रमन। अच्छा, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो आंसर होगा रवि शास्त्री। ऑप्शन बी क्या है, रमेश पवार। तो रमेश पवार की जगह ही ली थी डब्ल्यू वी रमन ने। क्लियर है। ऑप्शन सी क्या है, हरिंदर सिंह, जो हमने देख ही लिया, पुरुष हॉकी टीम के कोच थे पर अब इन्हें हटा दिया गया है। ऑप्शन डी क्या है, हॉलैंड के शॉर्ड मैरिजन। तो ये महिला हॉकी टीम के कोच हैं। देखो, हॉलैंड इसलिए लिखा ताकि आपको याद हो जाए ये शॉर्ट कहां से है, हॉलैंड से है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें मिलती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IAIBA रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एमसी मैरीकॉम। तो अभी हाल ही में IAIBA की विश्व रैंकिंग में एमसी मैरीकॉम ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, आपको पता होगा अभी नवंबर 2018 में हुई थी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और उसमें 48 किलोग्राम श्रेणी में जीत हासिल कर एमसी मैरीकॉम विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल मुक्केबाज बन गई है। कौन? एमसी मैरीकॉम। अच्छा, एमसी मैरीकॉम की बात हुई है तो मैं आपको एमसी मैरीकॉम के बारे में कुछ और जानकारी देता हूं। जैसे कि ये मणिपुर की है और अभी कुछ समय पहले, शायद मेरे ख्याल से दिसंबर में, एमसी मैरीकॉम को मणिपुर सरकार ने मिथोई लीमा मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट रानी सम्मान से सम्मानित किया था। उसके अलावा 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। उसके अलावा अभी नई दिल्ली में जो AIBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 हुए थे उसमें 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतने के बाद एमसी मैरीकॉम ने 6 विश्व मुक्केबाजी खिताब जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया था। इसके अलावा मैं बता दूं, ये BSNL की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ट्राइब्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 की भी ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया था। अब देखो, मैंने आपको यहां बताया ये AIBA, तो इसकी फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और इसके प्रेसिडेंट नाम याद रखना है। प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि अभी नवंबर 2018 में ही नए बने थे। तो फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। हेडक्वार्टर है लाउसेन, स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट अभी नवंबर में बने थे गफूर रखीमोव। तो इस प्रश्न से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निकोलस मादुरो। तो अभी हाल ही में निकोलस मादुरो ने दूसरे कार्यकाल के लिए, मतलब ये सेकंड टर्म है इनका, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अच्छा, तो निकोलस मादुरो तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए हैं, पर यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए खास तौर पर ये ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है कि आपको पिछले महीने का मैं कुछ रिवाइज करा सकूं। जैसे कि ऑप्शन ए क्या है, जेयर बोल्सनारो। तो अभी हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि जेयर बोल्सनारो ब्राजील के राष्ट्रपति बने थे। उसके अलावा ऑप्शन सी क्या है, एंड्रेस मैनुअल। दिसंबर में ही हमने पढ़ा था कि मैक्सिको के राष्ट्रपति बन गए हैं एंड्रेस मैनुअल। ऑप्शन डी क्या है, चार्ल्स मिशेल। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये कुछ नहीं बने। बेसिकली ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, दिसंबर में ही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे बेल्जियम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 जो कहाँ हुए थे, ओडिशा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, जहां पे आपकी विनर टीम रही थी बेल्जियम की। किसको हराया था? नीदरलैंड की टीम को हराया था। यानी कि फर्स्ट नंबर पे रही थी बेल्जियम, सेकंड पे नीदरलैंड और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने हैं। तो वेनेजुएला को आप मैप में देखिए, ये रहा यहाँ पे वेनेजुएला। कैपिटल है काराकस, करेंसी क्या है, बोलीवर, और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, निकोलस मादुरो बन गए हैं। तो इस प्रश्न से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कहां पे मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। अच्छा देखो, आपको पता होगा मैंने आपको दिसंबर में बताया था इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके बाद जब भी इसरो की बात आती है तो मैं गगनयान प्रोजेक्ट को रिवाइज कराता हूँ। गगनयान मिशन क्या है? ये देश का पहला मानव मिशन है और इस मिशन के थ्रू इसरो 2000 तक 3 लोगों को 7 दिनों के लिए स्पेस में ले जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि इस मिशन की सफलता के बाद हम दुनिया में चौथे देश होंगे जो इंसानों को स्पेस में भेजेगा।
तो इसी मिशन के लिए इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करेगा बेंगलुरु में। मेरे ख्याल से अब आपकी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उन्नी कृष्णन नायर। और इस परियोजना का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आर हटन। तो इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, तो इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करेगा बेंगलुरु में, तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन कौन है? वहीं से भी प्रश्न बनता है, तो चेयरमैन है के शिवान। और के शिवान को ही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसरो के फाउंडर कौन है, तो विक्रम साराभाई हैं। देखो, अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ था वैसे 1972 में, तो 1 जून 1972 को इसरो अंतरिक्ष विभाग में शामिल हो गया था। अब मोटो जो है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मोटो क्या है इसरो का? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपको पता होने चाहिए कि हमारे कौन है, तो आंसर होगा राकेश शर्मा। और इसी से हमेशा लिंक करा के मैं आपको याद कराता हूं कि अभी अक्टूबर 2018 में ही आईडीबीआई के एमडी सीईओ कौन बने थे, जो कि 6 महीने के लिए बने थे? राकेश शर्मा। तो देखो, इस राकेश शर्मा से आप इस तरह से ये याद रख सकते हो, इसलिए मैं आपको याद कराता हूं। और रेलवे ग्रुप डी की अभी परीक्षा हुई थी, वहां पे प्रश्न पूछा गया था, इंडिया के पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? तो आंसर होगा आर्यभट्ट। इसरो ने ही बनाया था उसे, और इसे छोड़ा कब था? 1975 में छोड़ा था। अच्छा देखो, उत्तरी ध्रुव जो हमारा नॉर्थ पोल है, उसमें भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो फिर आंसर होगा हिमाद्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण गंगोत्री। तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि ये जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है ये कंटिन्यू रहे। और लाइक करने के बाद आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को डेली शेयर भी कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। लोग इसे देखेंगे, हमारे काम को पसंद करेंगे, तो मुझे भी मजा आएगा काम करने में। देखो, मुझे मजा आएगा तो ही मैं इसको बेहतर तरीके से और कर पाऊंगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कर देना है और अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की सूची में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली बताया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है और इस सूची में जापान का पासपोर्ट टॉप पे है। देखो, जबकि भारत की बात करेंगे तो 79 पोजीशन मिली है भारत को, जो कि मैं कहता हूं कि ठीक है, क्योंकि पिछले साल हमारी जो पोजीशन थी वो 81 है, तो इस बार 79 है, यानी कि 2 का इंप्रूवमेंट हमने किया है, 2 रैंक की हमने बढ़त ली है। अच्छा, ये जो पासपोर्ट है, हमने क्या कहा? शक्तिशाली। अब ये पासपोर्ट के शक्तिशाली होने का क्या मतलब हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लो अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा देशों में जा सकते हो बिना वीजा के। ये बताता है उसकी शक्ति को। तो प्रश्न आपको याद रखना है और इसमें इंडेक्स आपको जरूर याद रखना है कि कौन से इंडेक्स के अनुसार। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का पासपोर्ट टॉप पे है। इंडिया की बात करेंगे तो 79 पोजीशन है हमारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए सेव द मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीरेंद्र प्रसाद बैश्य। तो अभी हाल ही में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बीरेंद्र प्रसाद बैश्य को 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए सेव द मिशन के रूप में नामित किया गया है। अब शायद ये आपको क्लियर नहीं होगा कि सेव द मिशन नामित किया है, ये क्या मतलब हो गया? तो देखिए, सेव द मिशन मतलब क्या हो गया? किसी इंटरनेशनल इवेंट में जो आपका देश है, आपका नेशन है, अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके अध्यक्ष को ही कहा जाता है सेव द मिशन। और इसे सिंपल करके बताता हूं, जैसे कि इसी को ले लो, 2020 में टोक्यो में जो ओलंपिक होंगे, यानी कि 2020 के जो ओलंपिक है वो टोक्यो में होंगे और उसमें हमारा देश भारत पार्टिसिपेट करेगा। तो भारत के जो चीफ होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उसी को कहा जाएगा सेव द मिशन। तो उसके चीफ किसे बनाया गया है? सेव द मिशन किसे बनाया गया है? तो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बीरेंद्र प्रसाद बैश्य को बनाया गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अच्छा, तो 2020 के ओलंपिक टोक्यो जापान में होंगे और इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखा था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का ही था, यानी कि जापान जापान बार बार आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम जापान को मैप में देख ही लेते हैं। तो ये रहा आपका जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी क्या है? येन है। और पीएम कौन है? शिंजो अबे।
देखो जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है। और याद रखना पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि सूर्योदय का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या होगा, जापान। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक प्रश्न है जो कई बार कैसे भी घूम करके पूछ लिया जाता है, जैसे कि अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पे बॉम्ब गिराया था। अब यहाँ से तीन तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला तो वो नाम ही आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा व नागासाकी, ये जगह के नाम है। कब गिराया था, डेट पूछ ली जाती है। तो 6 सितंबर 1945 को हिरोशिमा पे गिराया था और इसके 3 दिन बाद 9 सितंबर 1945 को नागासाकी पे गिराया था। अगर क्वेश्चन को थोड़ा और डीप में ले जाना होगा तो वो पूछेगा कि कौन सा बॉम्ब गिराया था, बॉम्ब का नाम। तो हिरोशिमा पे जो गिराया था वो था लिटिल बॉय और नागासाकी पे जो गिराया था उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। अभी याद रखना 2018 में हमने नवंबर में पढ़ा था कि धर्म गार्जियन 2018 किन दो देशों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज मनाई गई, तो भारत और जापान के बीच में। तो इस प्रश्न से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने 2024 तक कितने शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को शुरू किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 102। तो अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की है। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो 2024 तक 102 शहरों में प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना इसका मेन उद्देश्य है। ये पूरे 5 वर्ष की एक योजना है और इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एससीजी यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की सदस्यता प्राप्त हुई है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि रवि शास्त्री और विराट कोहली। तो अभी हाल ही में कैप्टन विराट कोहली और टीम के कोच रवि शास्त्री ने 11 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता मेंबरशिप प्राप्त की है। अच्छा, तो उन्हें ये मेंबरशिप की सदस्यता मिली क्यों है, तो क्रिकेट के खेल में उनका जो योगदान रहा है उसके लिए ये सदस्यता उन्हें मिली है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली और रवि शास्त्री के अलावा ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता पाने वाले केवल अभी तक सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा ही थे। तो इस प्रश्न से अभी आपको क्या याद रखना है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री का नाम, जिन्हें ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मेंबरशिप मिली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के पसरगढ़ बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दे दी है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ईरान। तो अभी हाल ही में भारत ने ईरान के पसरगढ़ बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दे दी है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, ईरान का जो पसरगढ़ बैंक है उसको तो भारत में शाखा खोलने की, ब्रांच खोलने की अनुमति मिल गई है। उसी तरह से भारत का यूको बैंक है जिससे ईरान में ब्रांच खोलने की परमिशन मिल गई है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, थोड़ा सा समझें इसको कि हमारा बैंक उनके यहाँ पे खोलेगा ब्रांच और उनका बैंक हमारे यहाँ पे ब्रांच खोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता होगा भारत ने ईरान में चाबाहार पोर्ट, चाबाहार बंदरगाह डेवलप कर लिया है। उससे होगा क्या, अब हमारे शिप ईरान में जाएंगे और उसी तरह से ईरान वालों के शिप हमारे यहाँ पर भी तो आएंगे, तो ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एक उनका बैंक हमारे यहाँ पे, एक हमारा बैंक उनके यहाँ पे खुलेगा, उसकी ब्रांचें खुलने की परमिशन मिल गई है। अब हमने क्या कहा, पसरगढ़ बैंक हमारे यहाँ मुंबई में उसे शाखा खोलने की परमिशन मिल गई है और ये ईरान का बैंक है। तो ईरान को आप मैप में देखिए, ये रहा ईरान, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियाल और प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आगरा में। तो अभी हाल ही में आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि उद्घाटन किया किसने, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये गंगा जल परियोजना है क्या। तो देखो इस परियोजना में होगा क्या, जो आपकी गंगा नदी का जो जल है उसे आगरा में लाया जाएगा और फिर उसे पेयजल के रूप में आगरा के नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये है गंगा जल परियोजना। तो याद क्या रखना है, गंगा जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, आगरा में। और किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ताइवान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूत्सेंग चांग। तो अभी हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेंग ने सूत्सेंग चांग को ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, बस आप नाम ध्यान रख लेना जिसमें काम बन जाएगा। चलिए, ताइवान की बात हुई है तो ताइवान को आप मैप में भी देख लीजिए, ये रहा ताइवान, कैपिटल है ताइपे, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, सूत्सेंग चांग और प्रेसिडेंट कौन है, त्साई इंग वेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एएफएमएफ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एन राम को। तो अभी हाल ही में एएफएमएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एन राम को। ये एन राम कौन है भाई? तो ये हिंदू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम काफी रिपीट होता है तो आपने सुना होगा। अब ये बन गए हैं एएफएमएफ के अध्यक्ष। तो एएफएमएफ की पहले आप फुल फॉर्म देखिए, अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अलायंस काम क्या करता है? तो मीडिया की स्वतंत्रता, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए ये वर्क करता है, जिसके अध्यक्ष अब कौन बन गए हैं? एन राम बन गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कल के वीडियो के प्रश्न के उत्तर की। तो हमारा प्रश्न क्या था? हाल ही में यूएसए क्रिकेट आईसीसी का कौन से नंबर का सदस्य बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी। और आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, और कुछ ने तो आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा जानकारी भी लिखी है। और उन लोगों के मैं आपको बताता हूं जिन्होंने इस प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा जानकारी लिखी है। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: राहुल सैनी, पीएन रॉय, करण, कमलेश, महाराज सिंह, राजवीर सिंह, पीर सिंह राजपूत, प्रोफेसर गोरखनाथ जी, नीतीश जी, पुष्पराज, निकुंज। हाँ, मुझे पता है कि नाम बहुत कम है, यानी कि कमेंट बहुत कम लोगों ने किया है, क्योंकि व्यूज ही हमारे कम आ रहे हैं। तो लेकिन जितने ने भी आंसर किया है, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। और मैं एक बार आप सभी लोगों को फिर से बोलता हूं कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी हो लिख दो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी को सर्च करो और सर्च करके लिख दो, क्योंकि जब आप चीजों को सर्च करोगे और फिर उसके बाद लिखोगे, मतलब आप उसके लिए मेहनत करोगे, और मेहनत का फल आपको हमेशा मिलेगा। ये बात आप जानते हो। और वैसे भी आपको पता है कि लिखने से चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है। अब फैसला आपके ऊपर है, चीजें आपको लंबे समय तक याद रखनी है या नहीं रखनी है। देखो, लिखने में आलस तो होगा, तो लेकिन आलस आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई में आलस की कोई जगह नहीं होती। तो आलस को दूर भगाओ और फटाफट से आपको जो आता हो वो लिख दिया करो। अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्विज के प्रश्न की। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा। आप कोशिश करना यहाँ पे आप जितनी एक्स्ट्रा जानकारी दे सको। अब एक्स्ट्रा जानकारी आप कैसे दोगे? आप लिख दो अरुणाचल प्रदेश की स्टैटिक फैक्ट्स। अब पुल की बात हुई है तो आपको बोगीबील पुल भी मैंने बताया था, तो उसके बारे में जो आपको जानकारी है वो लिख दो, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे क्रैक जीके ट्रिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाएं। अगर आप उसे नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो की जानकारी नहीं मिलेगी कि हमारा वीडियो कब अपलोड होता है। अगर आप उसे दबाएंगे तो आपको वीडियो समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रैक जीके ट्रिक्स।